Okay, students, hopefully I'm audible to you all. Am I Yes, audible? sir. Am I audible? सब सुनाई दे रहा Yes, है? sir. Okay, Yes, fine. sir. ठीक. अच्छा, तो फिलहाल अभी जो चैप्टर करना है अपन को, दिस इज एवोल्यूशन, ठीक है? एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है बेटा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इससे 4 से 5 क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे इस बार, समझे ना? तो वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। और ये जो 5 क्वेश्चंस है, इस कई जगह से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन व्हेन वी डिस्कस देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसपे काफी चर्चा करना पड़ेगा, तभी जाके वो सही होगा। तो देखिए, आप लोग भी पढ़े हो ये चैप्टर, लेकिन इसको एनसीईआरटी को लेके इस चैप्टर को कैसे लेके प्रोसीड करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आपको एक चीज बता देते हैं बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस है इवोल्यूशन का, वो क्वेश्चंस भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि वो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है और एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को दर्शाता है जो एक्चुअली एनसीईआरटी का कंटेंट में नहीं है। वो क्वेश्चन है बेसिकली, वो बता देंगे आपको। लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है, जो लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 5 रेफर्स टू लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट, समझे ना? मॉड्यूल में है, डेफिनेटली है, बट किस तरह से इसको हैंडल करेंगे ये हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो जरा देखिए एवोल्यूशन। अच्छा, ये राइटिंग देख पा रहा है तुम लोग? अगर नहीं देख पाओगे तो थोड़ा बता देना, थोड़ा जूम इन कर लेंगे फिर, है ना? अभी कर लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, तो एवोल्यूशन ये चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल एवोल्यूशन का जो डेफिनेशन है, दिस टर्म वाज गिवन बाय, इट वाज टर्म्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। तो एवोल्यूशन, दिस टर्म एवोल्यूशन वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर, देखा है ना? एनसीईआरटी फर्स्ट पेज, पेज नंबर 126, उसके ऊपर जगह है क्या? हाँ, उसी में लिखिए। ये सब नोटबुक में लिख के कोई फायदा नहीं है। एनसीईआर ऊपर ऊपर लिख, जगह नाम लिखा है एवोल्यूशनर, ওইখানে দেখ ফাঁকা জায়গা আছে, उसी में लिख, ठीक है ना? तो इट वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड, द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन? कोई कह सकते हो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन? द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, एनीवन हु कैन टेल मी ऑन द प्लेटफॉर्म, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन? यू कैन टाइप इट एज वेल, आप टाइप भी कर सकते हो। ऑल स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट ऑन द ऑनलाइन, डीएनए बोल सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, बोलो ना। यूनिट ऑफ एवोल्यूशन क्या है? यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन। यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन, समझे? अब हर्बर्ट स्पेंसर जो एवोल्यूशन का टर्म दिया था, व्हाट वाज द स्टेटमेंट दैट ही गिव रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन? तो हर्बर्ट स्पेंसर का जो स्टेटमेंट था, द डेफिनेशन व्हाट ही गिव was it is a continuous change from one form to another। क्या लिखा था उन्होंने? इट्स अ कंटिन्यूअस चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब अगर मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखता हूं एक स्टेटमेंट, Statement 1, for example, evolution is a continuous change from one form to another। এটা আমি কি করলাম? স্টেটমেন্ট দিলাম। নাও স্টেটমেন্ট কারেক্ট या इनकरेक्ट? एवरीवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जल्दी। हाँ जी, और जयेंद्र लिखेছিল पॉपुलेशन, আমি দেখিনি बेटा। हाँ, दिस स्टेटमेंट इज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? डेफिनेटली अभी तो लिखा डेफिनेशन हर्बर्ट स्पेंसर का,
क्या होना चाहिए इसका स्टेटमेंट का, या ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट। पेज नंबर 132 खोलो। নতুন বই না পুরনো বই? পুরনো বই হলে 116, নতুন বই হলে 116, পুরনো বই হলে 132। जल्दी जाओ, उस पे देखिएगा क्या लिखा है। evolution is a stochastic process, it is caused by chance events in nature and chance mutation in organism। লেখা আছে, সবাই তো জানো এই স্টেটমেন্টটা, সবাই তো এই স্টেটমেন্টটা জানো। ध्यान दीजिएगा, साइड में लिख रहे हैं, जरूर आपको यह पता है कि एवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ये अगर एजर्शन है, ये अगर एजर्शन है, इसका रीजन है सेकेंड सेंटेंस, इट इज कॉज्ड बाय चांस इवेंट्स इन नेचर, चांस इवेंट्स इन नेचर एंड जल खवास्ता हूं का, and chance mutation in organism। एनसीईआरटी देखा আছে তো এটা, ঠিক তো? so chance events in nature and chance mutation in organism দুটো কথা লেখা আছে। the chance events in nature, what do you mean by chance event? it's a sudden and drastic condition, তবেই তো সেটা চান্স। চান্স মানে কি? sudden and drastic। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग, अगर नेचर में एवोल्यूशन हो रहा है तो सडन एंड ड्रास्टिक हो रहा है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। यू कैन नॉट गेट अ लॉजिक टू एवोल्यूशन, सडन एंड ड्रास्टिक इवेंट्स का कोई लॉजिक नहीं होता। वेरी मच इन द सेम वे व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म, म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन? इट इज सडन एंड ड्रास्टिक चेंज इन द जेनेटिक constitution of an organism, genetic constitution of an organism, है ना? तो sudden and drastic change in the genetic constitution of an organism is, अगर इंडिविजुअल में हो रहा है, that is mutation for that particular organism। पहले म्यूटेशन का भी कोई लॉजिक नहीं होता, सडन एंड ड्रास्टिक इवेंट्स का कोई लॉजिक होता नहीं है। दिस इज द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गिवन बाय थियोडोसियस डॉब्झांस्की। एनसीईआरटी में साइंटिस्ट का नाम लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। ये जो स्टेटमेंट दिया है, एवोल्यूशन इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, दिस इज द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। दिस इज गिवन बाय थियोडोसियस डॉब्झांस्की, ZHANSKY। So it was given by Theodosius Dobzhansky। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर this is what is meant by evolution, तो evolution is a sudden and drastic change। तो म्यूटेशन को अगर आप सोचोगे, if this is mRNA, उसके ऊपर नाइट्रोजन बेसेस आर प्लेस्ड, ताई तो তাহলে এখানে এই নাইট্রোজেন বেসের अगर म्यूटेशन हो गया, इसका अगर म्यूटेशन हो गया, इसका अगर म्यूटेशन हो गया, तो द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन विल, अमाइनो एसिड विल चेंज। तो ये सीक्वेंस कैसे चेंज होगा? जंप करके होगा ना, ऐसे करके होगा। तो इसीलिए पेज नंबर 135 में एनसीईआरटी क्या लिख रहा है? 135 मतलब पुराना बुक में 135, उसमें एनसीईआरटी क्या लिख रहा है? म्यूटेशन थ्योरी में क्या लिख रहा है? थ्योरी ऑफ सॉल्टेटरी वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। म्यूटेशन कभी कंटिन्यूअस हो सकता है क्या? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जंप करके हो रहा है ना बेटा, सो इसको क्या कहोगे आप? सॉल्टेटरी वेरिएशन। सॉल्टेटरी वेरिएशन, सो इट्स अ थ्योरी ऑफ डिसकंटिन्यूअस और सॉल्टेटरी वेरिएशन। तो म्यूटेशन कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, सडन ड्रास्टिक चेंज इन द नेचर कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। एंड दैट वाज द रीजन that the statement given by Herbert Spencer was rejected। So अगर मैं स्टेटमेंट देता हूं आपको that evolution is a continuous change from one form to another, ये स्टेटमेंट गलत है। इवोल्यूशन कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, इट्स ऑलवेज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। Am I clear? Online students, the problem is here. It's always a discontinuous process, never a continuous process. Online students, is it clear, my dear? Sir, can you repeat once, please? Repeat once माने, अच्छा ठीक है, repeat once माने what I told is whenever we are talking of evolution, whether it's in nature or whether it's an individual, दोनों कंडीशन ही सडन एंड ड्रास्टिक है। तो सडन एंड ड्रास्टिक प्रोसेस कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता।
मोरओवर अगर आप म्यूटेशन के बारे में सोचते हो, अगर इंडिविजुअल में इवोल्यूशन हो रहा है, सो यू आर कंसिडरिंग म्यूटेशन, तो अगर म्यूटेशन आप सोच रहे हो, म्यूटेशन क्या है? थ्योरी ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन और सॉल्टिटरी वेरिएशन, मतलब जंप करके करके चेंजेस हो रहा है. सो इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑलवेज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस. Okay. So if you are told that evolution is a continuous process, it's absolutely wrong. It's not a correct statement, even though it was given by Herbert Spencer. That is the reason the statement given by Herbert Spencer was rejected. Am I clear? Yes, sir. Yes. Because the modern synthetic theory of evolution given by Theodosius Dobzhansky states that evolution is a stochastic process. तो अगर stochastic process है, so it is caused by the chance events in nature and chance mutation in organism. तो उसका assertion reasoning यही है, उसका assertion reasoning यही है. लेकिन देखो एक ही पॉइंट में मैंने कितने सारे पॉइंट्स बताया आपको, कितने सारे क्वेश्चंस आ गया, वन शॉट क्लोज हो गया. आपको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट जो है, पोरोम्रो, जयेंद्रो, अदर स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट ऑन द प्लेटफॉर्म, आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टेलिंग? यस सर. হ্যাঁ, এগুলো মনে রাখবি, ভুলে যাস না আবার. দিনক্ষণ দেখে মনে রাখিস, দিনক্ষণ দেখে আবার ভুলে যাস না. ভুলে গেলে কিন্তু মানে আমার হাত আর তোদের গাল, খেয়াল রাখে যেন. সো ইউ শুড রিমেম্বার দিস মাই ডিয়ার, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एकदम शुरुआत में ही ये पॉइंट याद रखिएगा. वेरी मच इन द सेम वे देयर वर टू अदर स्टेटमेंट्स गिवन इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन. नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर, जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर का स्टेटमेंट मैंने अभी आपको दिया, इसके साथ साथ दो और स्टेटमेंट्स है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा. दैट इज अनदर स्टेटमेंट, दैट इज evolution never stops. Evolution never stops. ठीक. अच्छा, इसका अगर और एक इंग्लिश आपको बनाने के लिए बताए हम, if I tell you, if I ask you to make another English of this particular statement, क्या होगा वो? Continuous ही होना चाहिए ना सर? क्या है? क्या बोलो, सुनाई नहीं दिया. So it is continuous. So it never stops and it's going on, going on. So it is তাহলে আমি continuous. এটার সাথে সাথে লিখলাম, ভালো করে দেখ, এটার সাথে সাথে আই এম রাইটিং ইভলিউশন ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস. তো which statement is correct? Which statement is correct? First statement. The first statement is correct. This is incorrect. Evolution never stops. It does not mean that it should occur continuously. Evolution will occur. जरूरी नहीं है कि हमेशा हो रहा है वो कंटिन्यूअसली, डिसकंटिन्यूअसली भी हो सकता है. डिसकंटिन्यूअस अगर हो रहा है, इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि इवोल्यूशन स्टॉप हो गया. एम आई क्लियर? Yes, sir. स्टेटमेंट का मजा देखिए, हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन देखिए, और कैसे ग्रिप किया जाता है देखिए, कितना शानदार है. एवोल्यूशन नेवर स्टॉप्स, एवोल्यूशन इज अ, उसको मैंने खुद ही आपको बोला कि उसका एक इंग्लिश बताइए, आपने कहा कि एवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन वो स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सिमिलरली देयर इज अनदर स्टेटमेंट माय डियर, evolution is irreversible. Evolution is irreversible. ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? Evolution is irreversible. It's a correct statement. It's a correct statement. अब अगर मैं ये कहूं कि evolution, और एक स्टेटमेंट देते हैं, all cases of evolution is reversible, irreversible. ये करेक्ट या इनकरेक्ट? All cases of evolution is irreversible, और लिखा मैंने evolution is irreversible. बा अमीरम भवे कोल्लम, एक ही स्टेटमेंट, उसको इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, evolution is always irreversible. दो स्टेटमेंट में देखिए, एक ऑलवेज ऐड किया मैंने. अब मुझे आप बोलिए कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है. दोनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट या कौन सा इनकरेक्ट, या दोनों करेक्ट या दोनों इनकरेक्ट? जल्दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फास्ट. এটা करेक्ट, ऑलवेज इरिवर्सिबल. होती बड़े करेक्ट. आई एम नॉट टेलिंग यू आर करेक्ट और यू आर रॉन्ग, वो देखेंगे हम लोग. ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए जल्दी, क्यों लो बोलो. बोथ करेक्ट, वेरी गुड. बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
কি হলো রে, বেঁচে আছিস তোরা? ইনকারেক্ট। আচ্ছা, ইনকারেক্ট कौन सा? Sir, first one correct. Evolution is irreversible. ये करेक्ट है। और फिर सेकंड वन সৃজিতা কোনটা হবে? তুই কোনটা কিসের জন্য লিখেছিস বুঝতে পারছি না। अच्छा, पहले वाला करेक्ट, द्वितीय वाला इनकरेक्ट, ऐसा लिख रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, Am I audible? হ্যাঁ, খুব ভালোভাবে অডিবল। Sir, first correct হবে, second টা incorrect হবে. ফার্স্ট এরটা কারেক্ট হবে, সেকেন্ড এর ইনকারেক্ট, একদম কারেক্ট, ভেরি গুড। বুঝতে পেরেছো? ফার্স্ট ইজ কারেক্ট, সেকেন্ড ওয়ান ইজ ইনকারেক্ট। দেখো, ইভোলিউশন ইজ ইরিভার্সিবল, मैक्सिमम इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल, लेकिन इवोल्यूशन इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, ये गड़बड़ है। क्यों? बिकॉज इसके एक्सेप्शन में क्या आएगा? एटाविज्म और रिवर्सल। इसका एक्सेप्शन में क्या आएगा? एटाविज्म और रिवर्सल। व्हाट इज एटाविज्म और रिवर्सल? सडन रीअपियरेंस एंड रीफंक्शनिंग ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। Sudden reappearance or refunctioning of the vestigial organ, a baby born with a tail, presence of body hairs, ability to move the auricular muscles. तो जो भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स थे उसको वो अगर सडन एक्टिवेट हो गया, सडन रीअपियरेंस और रीफंक्शनिंग ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एटाविज्म और रिवर्सल। কি বলছি বুঝছো? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक स्टेटमेंट देखो, 3 स्टेटमेंट्स दिया, कितने सारे डिस्कशंस को निपटा दिया। What is atavism or reversal? Sudden reappearance or refunctioning of the vestigial organs. ये तो हम लोग देखते ही हैं। So always you cannot say that the evolution is irreversible. Yes, in major cases evolution is always irreversible. But there are cases in which evolution is reversible. In major cases evolution is irreversible, but there are definitely some cases where the evolution is reversible. तो हमेशा याद रखना इसको। और उसका पॉइंट भी है एटाविज्म और रिवर्सल। ठीक है, बेबी बॉर्न विद अ टेल, है ना, फेमस एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर्स, बहुत कॉमन चीजें हैं ये सब। ठीक है ना? तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स है, इस 3 स्टेटमेंट्स को ध्यान दीजिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, और इससे कई सारे सवाल बन सकता है, और एनसीईआरटी के अंदर से सवाल है। तो दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट Sir, one question there. हाँ, The evolution continuous process इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि the reason is इसमें अगर नेचर में इवोल्यूशन होना चाहिए, होना है, देखो इवोल्यूशन 2 कंडीशन में होगा, एक तो नेचर में होगा या तो एक इंडिविजुअल में होगा। अगर नेचर में होगा तो कोई भी इवेंट जो है सडन एंड ड्रास्टिक इवेंट से होगा, सडन एंड ड्रास्टिक कंटिन्यूअसली नहीं हो सकता। ओके, समझ में आया? सपोज चांस इवेंट है ना, इसीलिए वही रीजन होना चाहिए ना, चांस इवेंट। इट्स अ चांस इवेंट, इट इज अ रीजन, राइट? हाँ, तो चांस इवेंट्स है, तो चांस इवेंट का मतलब क्या? वो तो कंटिन्यूअस चांस इवेंट थोड़ी ना हो सकता है। एक्सीडेंट कंटिन्यूअस हो सकता है क्या? वोल्केनिक इरप्शंस कंटिन्यूअस हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। तो चांस इवेंट्स, अगर नेचर में इवोल्यूशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, वो भी कंटिन्यूअस नहीं होता। और अगर इंडिविजुअल में चेंजेस हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, वो भी कभी कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, गॉट इट? Yes, sir. Sir, atavism বা রিভার্সাল এটা তো কোনো একটা সিঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। এবার ইভলিউশনের ইউনিট তো পপুলেশন, তাহলে কি ইভলিউশনকে সেক্ষেত্রে অলওয়েজ ইরিভার্সিবল বলা যাবে? একদমই নয়, কারণ কি পপুলেশনের মধ্যে, সব পপুলেশনের মধ্যে তো এটা দেখা যায় না। তাহলে ওটাকে ইভলিউশন বলতে পারবো কিনা সেইটা, মানে অ্যাটাভিজমকে? না, डेफिनेटली इवोल्यूशन, रिवर्सिबल इवोल्यूशन का बहुत सारे एग्जांपल्स है अपार्ट फ्रॉम एटाविज्म। रिवर्सिबल इवोल्यूशन অনেক एग्जांपल আছে, বুঝতে পেরেছো? তো আমার কথা হচ্ছে যে अगर पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, और उस पॉपुलेशन के एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन में अगर, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर इज द मोस्ट वाइटल पॉइंट, जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन में दैट इज एविडेंट। समझ में आया? तो वो उसको आप क्या कहोगे? बिकॉज मैक्सिमम पॉपुलेशन के डोमेन में ये काम कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर। तो अभी भी यू कैनॉट से दिस इज अ केस ऑफ रिवर्सल। When you are considering the presence of body hair as a character in terms of an individual in a population, it's this particular character is a reversal character. বুঝতে পারছো? So in all cases you cannot say that evolution is irreversible. Definitely there are instances where evolution is found to be reversible. কি বলছি বুঝছিস পরমব্রত? হ্যাঁ স্যার। চলো নেক্সট।
अब एवोल्यूशन को पढ़ने के लिए हम लोग बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. नंबर 1 ओरिजिन ऑफ लाइफ, origin of life. Number 2 evidences of evolution, evidences of evolution. Number 3 theories of evolution, theories of evolution. And number 4 human evolution. Basically এই চারটে कैटेगरी वी आर डिवाइडिंग द एंटायर डिस्कशन ऑफ एवोल्यूशन. समझे ना. अब अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का एक बार जरूर आप लोग पढ़िएगा. 126 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है या 116 का, सॉरी 110 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, तो वो पैराग्राफ जरूर देखिएगा. और उसमें आप देखिएगा कि अगर हम लोग कोई भी स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर ऑब्जर्विंग द स्टार. जितना दूर है, जितने लाइट ईयर्स अवे है वो स्टार, उतने लाइट ईयर्स पहले का टाइम हम लोग देख रहे हैं. उस टाइम पे वो स्टार कैसे दिखता था वो अभी हम लोग देख पा रहे हैं. बिकॉज दैट स्टार इज विजिबल टू अस, दैट स्टार इज एतो लाइट ईयर्स अवे. তার মানে এত সময় লাগবে ওই স্টারে পৌঁছাতে. তার মানে अगर वो स्टार मुझे विजिबल है, इसका मतलब आई एम विजुअलाइजिंग द स्टार उतना दिन पहले का. अभी जो कंडीशन है उस स्टार का वो हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं. ये समझ में आ गया ना आपको. ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट है. फर्स्ट पैराग्राफ में ये डिस्कशन है. और एक मजेदार चीज है बेटा, इसमें और एक चीज कहा गया है. बेसिकली whatever we will discuss in terms of the origin of life, they are basically conjectures or conjecture theories. तो conjecture theory का मतलब ही ये हो गया कि exact cause of the origin of evolution, origin of life, ये determine करना मुश्किल है. हाँ, we have certain evidences with which we can say that this is the evidence of evolution. या तो this is the reason why organism has evolved or earth has evolved. So basically these are the conjecture theory. ये पहले पैराग्राफ में इसने मेंशन कर दिया. समझ में आ गया. अब जरा देखिए, हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ में, थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो पहला डिस्कशन जो अपना आएगा उसमें थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले तो आपको पता ही है कि बिग बैंग थ्योरी, इसके बारे में एनसीईआरटी का चर्चा है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. नंबर 2 थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये कोई काम का थ्योरी है नहीं. नंबर 3 थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. नंबर 4 हाँ, द कॉस्मिक panspermia theory, the cosmic panspermia theory. Number 5 theory of biogenesis. Number 6 modern theory or the naturalistic theory or the theory of physico-chemical evolution. इसको हम theory of abiogenesis भी कह सकते हैं. So this last theory was given by Oparin of Russia and Haldane of England. right? तो this last theory was given by Oparin, NCERT में लिखा है ना, Oparin of Russia and Haldane of England. ठीक. बिग बैंग थ्योरी इट वाज गिवन बाय एनसीईआरटी ते लिखा नहीं, इट वाज गिवन बाय एबी लिमेटर, है ना. सो इट वाज गिवन बाय ABBELEMAITRE, एबी लिमेटर. I'll discuss on this, don't worry. Theory of special creation was given by Father Suarez. Theory of spontaneous generation were given by early Greek thinkers. Early Greek thinkers like Thales, Plato, Aristotle, Empedocles, etc. Cosmic panspermia theory, है ना? This was given by Huxley and Harvey. Theory of biogenesis was given by Louis Pasteur. मोटा मोटी अरे करो अच्छा, theory of eternity of life जरूरी नहीं है,
इनफ है। तो बेसिकली दीज आर द थ्योरीज जिसके ऊपर चर्चा करनी है। अब सबसे पहली बात तो ये है, अच्छा इसको इरेज कर सकते, अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका फोटोग्राफ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बोर्ड का फोटोग्राफ ले लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं इरेज करूंगा एंड आई विल प्रोसीड। एकदम राइट वाला पार्ट को मैं छोड़ दूंगा, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो थ्योरीज है उसको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन बाकी चीजें मैं इरेज कर लूंगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एज वेल। ले लिया, डन हो गया। उस पार्ट को इरेज करते हैं बेटा। नाउ इफ यू टॉक ऑफ थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी, तो इस ये तो आपको पता ही है, द एंटायर यूनिवर्स वाज क्रंच्ड टू अ स्मॉल ये and then the sudden bang মানে the big bang occurred। আর এনসিআরটি তে লেখা আছে দেখো, an explosion of unimaginable ये ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখ, an explosion of unimaginable forms in physical terms। तो ये जो स्टेटमेंट है ये याद रखिएगा, है ना, एक्सप्लोजन ऑफ अनइमेजिनेबल इन फिजिकल फॉर्म्स, तो ये याद रखिएगा फॉर बिग बैंग। और बिग बैंग थ्योरी, अच्छा पहले उसके बाद जो था द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है द एज ऑफ यूनिवर्स, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है इसमें, दैट इज 20 बिलियन ईयर्स, है ना। तो एज ऑफ यूनिवर्स अगर 20 बिलियन ईयर्स, तो एज ऑफ अर्थ ये भी आपको पता है, एज ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स था। तो তাহলে first form of life on earth 4 billion years, first non-cellular form of life, first non-cellular form of life 3 billion years, and first cellular form of life 2000 million years या तो 2 billion years, है तो ये आपको पता है, ये तो कॉमन चीज है। तो यूनिवर्स वाज क्रिएटेड सम 20 बिलियन इयर्स अगो, এটাও তোমরা দেখেছো। এবারে नेक्स्ट जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इट्स नॉनसेंस ऑफ अ थ्योरी। इसमें फर्स्ट इट वाज स्काई, देन इट वाज लैंड, देन इट वाज वाटर, देन इट वाज लैंड, देन इट वाज एयर। তো এই থিওরিটা থেকে কোশ্চেন আসে না এখন আর, ঠিক আছে। সো নো নিড টু গো থ্রু দিস, বাট ইম্পর্টেন্ট থিওরি ইজ থিওরি অফ স্পন্টে। আচ্ছা এখন যেটা আমি বলছি এইটাতে এনসিআরটি এখন ফলো করবে না, ঠিক যে যে জায়গাগুলোকে এনসিআরটি বলছে ওইটা ফলো করবে। দেন I'll ultimately converge all the lines of एनसीईआरटी, ठीक है ना। আমি দেখিয়ে দেবো কিভাবে ওটা পড়তে হবে। एनसीईआरटी का जो अप्रोच है वो कुछ डिफरेंट अप्रोच है, वो अप्रोच को हम लोग किस तरह से हैंडल करेंगे वो भी आपको देखना पड़ेगा, उस तरह से देखिएगा। एनीवे, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कह रहा है, इट वाज गिवन बाय अर्ली ग्रीक थिंकर्स, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए इधर स्पॉन्टेनियस जनरेशन लिखा मैंने, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और इसमें गिवन बाय थेल्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, एम्पेडोकल्स etc. they were considered to be the early Greek thinkers, ठीक है। तो हो गया। And what did they say? They said that the life originated from the mud of river Nile. तो life originated from the mud of river Nile, এটাই ছিল স্টেটমেন্ট। यहां से क्या आया था, frogs, snakes, crocodiles, snakes etc. He wrote, they said that life originated from the mud of river Nile। और कौन सा फॉर्म ऑफ लाइफ आया था, फ्रॉग्स आया था, कॉकरोच आया था, है ना, स्नेक्स आया था, कॉकरोच बोल, क्रोकोडाइल्स आया था, स्नेक्स आया था, लिजर्ड, है ना। They said that these organisms originated
from the mud of river Nile. So based on their concept, mud of river Nile was actually non-living form. This was non-living form, और उसी से life forms आए, तो living forms आए. तो एनसीईआरटी का ये जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें भी आप कह सकते हो दैट लाइफ, यहां से उन्होंने प्रूव किया था कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग फॉर्म्स. उनका प्रूफ नहीं, उनका स्टेटमेंट था. उसका प्रूफ जो है वो बाद में ओपरिन एंड हेल्डन ने किया था, और ये थ्योरी वाज रिजेक्टेड. ये थ्योरी वाज अगेन समथिंग दैट इज नॉट करेक्ट. तो मड ऑफ रिवर नाइल से लाइफ आया. This was one of the case in which we can say that theory of spontaneous generation said that life originated from non-living substances. বুঝতে পারছো কি বলছি? So theory of spontaneous generation actually said that life originated from non-living substances. अभी भी हम लोग बोलते हैं कि चलो life originated from non-living substances, but उसका जो concept है वो ये नहीं है. That is somewhat different concept given by Oparin and Haldane. কি বলছি বুঝতে পারছো? So life originated from non-living substance का जो पहला statement था from non-living substance, जो पहला statement था वो था ये, ठीक है ना? So life originated from non-living substance का जो पहला statement है, this first concept was given by the early Greek thinkers. ठीक है? अब इसके साथ साथ क्या देखा गया? There is another concept that is the theory of biogenesis or biopoiesis. तो इसके बाद जो theory आया, that is the theory of biogenesis. Theory of biogenesis. You can also call it the theory of biopoiesis, P-O-E-I-S-I-S. दोनों कह सकते हो आप, theory of biogenesis or the theory of biopoiesis. अब theory of biogenesis और biopoiesis पे क्या है? This was given by Louis Pasteur. This was given by Louis Pasteur. ये तो आपको पता ही है, बहुत अच्छी बात है. अब लुई पस्तूर ने जो दिया था वो क्या किया था? He experimented. The experiment is called the famous swan neck experiment. है तो experiment जो किया था इन्होंने, the experiment that he performed was called the swan neck experiment. Definitely तुमने এটা सुनेছো, swan neck experiment के बारे में हर किसी ने सुना है. Basically क्या किया था उन्होंने? उन्होंने yeast लिया था, yeast, heat killed yeast लिया था. So what he did was he did this. ये तो पता है ना आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट तो पता है आप लोगों को. So he took 2 flasks of the neck in the shape of swan. So in this case, here he took heat killed yeasts. So this is heat killed yeast. इधर भी वही है. तो heat killed yeast. तो हीट किल ईस्ट उन्होंने लिया था इन 2 फ्लास्क्स, है ना? तो द स्वान नेक फ्लास्क. और एक में क्या किया था? इट वाज प्री स्टेरिलाइज्ड. दिस वाज अ प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क. प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क. एंड इसको बंद किया गया था, ये ओपनिंग बंद किया गया था, समझे ना? एंड द सेकंड वन, ये ओपनिंग रखा गया था खुला, और प्री स्टेरिलाइज्ड कंडीशन नहीं था वो. तो दिस वाज अ प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, बट दिस वाज नॉट. इन दिस केस व्हाट हैपेंड वाज he found the accumulation of certain organisms because these yeasts were exposed to the atmosphere. What he observed was the accumulation of certain organisms here, है ना, in the swan neck region of the flask. जानो तुम रहता. And he said कि yeast अगर इधर है तो इसके वजह से ही उधर से accumulation of organism आया. And from there he said that life originated from life. उसका जो statement था that yes, life originated, and he rejected the theory of spontaneous generation. The theory of spontaneous generation was vehemently rejected by Louis Pasteur by saying that yes, अगर life आया था तो yeast के वजह से आया था, and therefore life originated from life. बुझते पेरेছো? तो एखान থেকে उन्हें बोललेন कि life originated from life, कोई दिक्कत नहीं. और इसका जो statement है originated from life, और इसका जो statement है that is omnis vivo ex ovo. What he said? Omnis vivo ex ovo. এই যে থিওরিটা ভালো করে দেখো, লাইফ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज दिस इज लाइफ, यहां से लाइफ, यहां से लाइफ, यहां से लाइफ. अगर हम इस तरह से कंसीडर करें, इस तरह से हम लोग कंसीडर करें, एक डिसेंडेंट्स कंसीडर करें, समझे ना? तो दिस इज बेसिकली अ फैमिली ट्री. दिस इज बेसिकली अ फैमिली ट्री. एंड इन दिस केस वी कैन से दैट इट इज द law of generation. It determines the law of generation
जनरेशन का और एक साइंटिफिक टर्म है लाइनिएज पर लीनिएज। लीनिएज माने जनरेशन। तो एक सवाल था कि लॉ ऑफ लीनिएज वाज गिवन बाय, एंड लॉ ऑफ लीनिएज वाज एक्चुअली गिवन बाय लुई पस्तूर। इसी लॉ ऑफ लीनिएज का ओमनिस विवो एक्स ओवो को इंप्लीमेंट किया था इन द मॉडर्न सेल थ्योरी बाय रुडोल्फ वर्को। इन द मॉडर्न सेल थ्योरी बाय रुडोल्फ वर्को। रुडोल्फ वर्को ने क्या कहा था कि all cells arise from pre-existing cells। এই যে তোমাদের ভলিউম 1 এনসিইআরটি তোমরা যদি দেখো, है না, 126 এ দেখবে লেখা আছে, তো all cells arise from pre-existing cells বলেছিল, তাই তো? all cells arise from pre-existing cells। तो এইটা যদি বলো from pre-existing cells, इसका मतलब ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स कि उन्होंने क्या कहा था, omnis cellula e cellula, उन्होंने ये कहा था। so omnis cellula e cellula is actually a derivative of omnis vivo ex ovo। अगर आपसे पूछा गया कि all cells arise from pre-existing cells, या तो omnis cellula e cellula किसने दिया है, उसका आंसर होगा रुडोल्फ वर्को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि omnis vivo ex ovo किसने दिया था, या तो लॉ ऑफ लिनिएज किसका थ्योरी है, दिस वाज द थ्योरी ऑफ लुई पस्तूर। सो पस्तूर का जो थ्योरी है उसी को इंप्लीमेंट किया था, इनकॉर्पोरेट किया था इन द मॉडर्न सेल थ्योरी बाय रुडोल्फ वर्को, ठीक है ना। सो ओरिजिनल owner of the theory is Louis Pasteur। Am I clear? तो ये डिस्कशन हुआ था। तो इसके वजह से what happened was he rejected the theory of spontaneous generation, because theory of spontaneous generation in a way was showing that life originated from non-living forms, because mud of river Nile is basically non-living, তাই তো? अच्छा, একটা बीच में मिस हो গেল, cosmic panspermia theory। cosmic panspermia theory मतलब क्या था, the panspermia or the spores moved in different regions of the universe in space। Out of that some spore came to earth and from there life originated। এটাই তো বলেছে the theory of panspermia। तो panspermia मतलब what is panspermia, these are spores which is the source of life। और ये spores घूम रहा है कहां, स्पेस में, outer space में और स्पेस में, and then some spores came to the earth and from there life originated। this was the theory of cosmic panspermia। ठीक है, चलो लेखार मतो की जो थ्योरी है सो आई डिड नॉट राइट। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे टू द लास्ट थ्योरी, दैट इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, द नेचुरलिस्टिक थ्योरी और द थ्योरी ऑफ फिजिको-केमिकल एवोल्यूशन। समझे ना। एंड दिस वाज गिवन बाय ओपोरिन ऑफ रशिया एंड हेलेन ऑफ इंग्लैंड। इसको हम लोग किस तरह से डिस्कस करेंगे, सो लेट्स कम टू दिस डिस्कशन माय डियर। और इन्होंने क्या कहा था, दैट इवोल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन माय डियर। नंबर 1 केमिकल एवोल्यूशन, उन्होंने प्रूफ किया था केमिकल एवोल्यूशन, and from chemical evolution originated the number 2 which is the biological evolution। so biological evolution जो भी है that is originating from the chemical evolution। तो पहले it was chemical evolution and from there originated biological evolution। यही तो है concept। so first of all it is chemical evolution and from there originated the biological evolution। that was the theory of modern theory of evolution or the physico-chemical evolution or the naturalistic theory, है ना। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू कनेक्ट विद एनसीईआरटी लाइंस। ठीक है, जरा देख लीजिए इसको। अगर आप चाहते हो तो इसका फोटो भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इरेज, अभी हम पूरा इरेज करेंगे। इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स? किसी के मन में कोई भी दुविधा माय डियर, कोई भी डाउट्स, कोई भी दिक्कत, कोई भी दुविधा किसी के मन में होना नहीं चाहिए। डन, चलो।
अब देखिए, अगर हम लोग केमिकल एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, द फर्स्ट वन इज केमिकल एवोल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, जो भी डिस्कशन करेंगे माय डियर इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी को कनेक्ट भी करेंगे, डोंट वरी। तो केमिकल एवोल्यूशन के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप कहते हैं एटॉमिक स्टेट। एनसीईआरटी में यह है नहीं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट देखो किस तरह से है। इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वाज वेरी हाई। इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वाज वेरी हाई। तो इनिशियली टेम्परेचर ऑफ द अर्थ अप्रोक्सीमेटली 6000 डिग्री सेल्सियस था। टेम्परेचर ऑफ अर्थ इनिशियली it was around approximately 6000 degrees Celsius. ठीक? So initially the temperature of the earth was approximately 6000 degrees Celsius. अब जरा देखिए, then what happened was the elements of the earth, the elements were in a scattered state. The elements were in a scattered state. All the elements of the earth. এবার কি হলো? The temperature थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होना शुरू हुआ। सो एज टेम्परेचर डिक्रीज्ड, थोड़ा डिक्रीज हुआ, देन द एलिमेंट्स अरेंज देमसेल्व्स बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज, माने एटॉमिक वेट्स। एलिमेंट्स अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट्स, बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक वेट्स। और उस कंडीशन में क्या क्या आया? अगर इसको कंसीडर करोगे, द हेवीएस्ट ऑफ द एलिमेंट वेंट टू द कोर। दिस इज द कोर। इसमें क्या आएगा? हेवीएस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, है ना? जैसे कि आपका ये क्या कहते हैं, गोल्ड हो गया, आपका ये हो गया, क्या नाम है उसका, लेड हो गया, है ना? सो आयरन हो गया। सो दीज ऑल विल गो टू द कोर। नेक्स्ट उसके बाहर जो हल्का एलिमेंट्स है, सोडियम, है ना, कैल्शियम, वो सब, कॉपर, सिलिकॉन एटसेट्रा, एल्यूमिनियम, है ना, मैंगनीज, मैग्नीशियम एटसेट्रा, ये सब रहेगा टू द आउटर लेयर, दैट इज कॉल्ड द शेल। इसको हम लोग शेल कहते हैं। एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, दिस विल गो टू द आउटर एटमॉस्फेयर। दिस वेंट टू द आउटर एटमॉस्फेयर। समझ में आया? तो এই যে দেখালাম আমি এটা, that the elements arrange themselves based on their densities, and thereafter the heaviest of the element went to the center, which is called the core. Comparatively lighter went to the shell, and the lightest of the element went to the outer atmosphere. यही तो गल्प। अब जरा देखिए, इधर से एक क्वेश्चन पूछेंगे हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, विदाउट लुकिंग एट एनसीईआरटी। आपको आंसर करना है। मैंने लिखा एज टेम्परेचर डिक्रीज्ड, ठीक है? इसको एजर्शन बना दिया। इसका रीजन क्या है? विदाउट लुकिंग इनटू एनसीईआरटी यू हैव टू टेल मी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी, विदाउट लुकिंग इनटू एनसीईआरटी आपको बताना है। कूलिंग ऑफ द अर्थ। कूलिंग, टेम्परेचर इंक्रीज, डिक्रीज ना सर, तो अर्थ का कूलिंग से ही तो डिक्रीज करेगा फिर। अंदाज से मत बोलो, पहले ध्यान से सुनो कि टेम्परेचर कैसे डिक्रीज हुआ। एनसीईआरटी ने क्या कहा, हम क्या सोच रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी ने क्या कहा ये इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट लुकिंग इनटू एनसीईआरटी, कैन यू टेल मी एनसीईआरटी में क्या लिखा है टेम्परेचर डिक्रीज होने का रीजन? दैट इज माई क्वेश्चन। কেন বললাম কথাটা? ভাবো क्या? তো কি হলো? কেমিক্যাল অ্যাড হয়েছে কোথায়? এলিমেন্ট অ্যাড হয়েছে, তার সাথে কি হলো? সো টেম্পারেচার ডিক্রিজ হওয়ার কি লজিক? ভালো করে দেখো, তোমাদের বইতে অনেক এই দেখো দাগ দেওয়া আছে, অনেক রং করা আছে বইতে। এনসিইআরটি পড়াতে কতটা খামতি, কতটা ল্যাকিউনা। পরমব্রত আমি তোকেও বলছি, জয়েন্দ্রকেও বলছি, সিগিতাকেও বলছি। একটা মনে হয় বুঝতে পেরেছি, রিজনটা বুঝতে পেরেছি মনে হয়। বল। ওজোন লেয়ার ফর্ম হয়েছে। এই তো এনসিইআরটি পড়াতে কত খামতি দেখো। ওজোন লেয়ার ফর্ম হলে তো রিসেন্ট অ্যাটমসফিয়ার হয়ে যাবে। আমি 6000 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ডাইরেক্টলি 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে গেল, তার তো স্টেজ আছে। ভালো করে এনসিইআরটি খোলো, উপর থেকে 6-7 এক্সপ্যানশন অফ as universe expanded the temperature decreased, দেখ লেখা আছে উপরে। কোথায় তাকিয়েছিস বাবা? উপর থেকে 7 লাইন নিচে যা। as universe expanded the temperature decreased লেখা আছে। আজ পর্যন্ত নিটে এই কোশ্চেনটা আসেনি। ইভেন আমরা
ইন্টারনাল এক্সামিনেশনে ওই কোশ্চেন করিনি, কিন্তু আমি এটা বলে দিলাম তোমাদের। As universe expanded, the temperature decreased. তো এটা রিজন যদি করতে হয়, expansion of universe. NCERT তে এটা আছে, বাকি ওজোন লেয়ার পরে আছে, ওটা গল্পটা অন্য, পরে বলছি আমি। Is it okay? ये क्वेश्चन आज तक आप लोगों ने शायद फेस नहीं किया है, इतने भी एग्जाम दिए हो आप लोग, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं आपको। एनसीईआरटी का लाइन है लेकिन। चलो नेक्स्ट, तो एटॉमिक स्टेट हो गया। अब जरा देखिए इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स। तो क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर बात करें, फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स में क्या है, टेम्परेचर जैसे थोड़ा डिक्रीज हुआ, देन द एलिमेंट्स ऑफ द आउटर एटमॉस्फेयर स्टार्टेड कंबाइनिंग अमंग देमसेल्व्स। तो एलिमेंट्स ऑफ द आउटर एटमॉस्फेयर, एलिमेंट्स ऑफ द outer atmosphere started combining among themselves, है ना। The elements of the outer atmosphere started combining among themselves, ठीक। And when the elements of the outer atmosphere started combining among themselves, they gave rise to what? Sequence of ये बोलो, molecules बोलो। Online students आप लोग बताइए क्लास में जो हो। फर्स्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। फर्स्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, एनसीईआरटी তে লেখা আছে হাইড্রোজেন এন্ড হিলিয়াম ফর্ম লেটার। তো ফার্স্ট হাইড্রোজেন এন্ড হিলিয়াম, পুরিস তোরা। আচ্ছা ঠিক আছে। अच्छा एनी अदर आइडिया? CH4 मीथेन, फिर अमोनिया वेस, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। देखो प्रथम হচ্ছে মিথেন, फिर आया अमोनिया, फिर आया हाइड्रोजन, फिर आया ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, फिर आया एक्चुअली हाइड्रोजन साइनाइड। लेकिन इसके बारे में कम जगह पे लिखा है तो इसको अब छोड़ दो, जरूरी नहीं है। लेकिन मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सीक्वेंस आप फॉलो करना, फिर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। समझ में आया? उसके बाद हीलियम है, उससे पहले नहीं। तो दिस आर द इनिशियल मॉलिक्यूल्स दैट वर फॉर्मड। বুঝতে পেরেছো? এবারে মজার কথাটা হচ্ছে, ও আচ্ছা সরি আরেকটা জিনিস বাদ গেল, আরেকটা জিনিস হয়েছিল, ওয়াটার in the form of superheated steam, superheated steam এটা ছিল। এইবার এনসিইআরটি একটা ডাউট বলো। হ্যাঁ স্যার, ওই এনসিইআরটি তে আছে মানে হাইড্রোজেন এন্ড হিলিয়াম ফর্ম সামটাইম লেটার the gases condensed under gravitation and form the galaxies of the present day। তাহলে গ্যালাক্সিস তো এনসিইআরটি লাইন মুখস্থ করে পরীক্ষায় যখন দেবে তখন এটাকে মার্ক করবে, বুঝতে পেরেছো? তো মিথেন ইজ টু অ্যামোনিয়া ইজ টু, এখানে মিথেন প্রথমে, অ্যামোনিয়া প্রথমে, তারপর ভুল হয়েছে এটা, এক সেকেন্ড, মিথেন আসবে, অ্যামোনিয়া আসবে, এক সেকেন্ড, দেন ওয়াটার ইন দ্য ফর্ম অফ সুপারহিটেড স্টিম আসবে, দাঁড়াও এক সেকেন্ড, सुपरहीटेड स्टीम, देन इसके साथ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, এরম যাও, হাইড্রোজেন নয়। এখন এই যে সুপারহিটেড স্টিম ফর্ম করলো, দেন হোয়াট হ্যাপেন্ড ওয়াজ, তখন তো ওজোন লেয়ার তৈরি ছিল না। সো ইউভি রে এন্ড কসমিক রে, এইটার প্রেজেন্সে হোয়াট হ্যাপেন্ড ওয়াজ, দিস ওয়াটার স্প্লিট ইনটু হাইড্রোজেন, this water split into hydrogen and oxygen। NCERT line bolchi hydrogen and oxygen, and this oxygen went into combination, this oxygen combined with methane, this oxygen combined with ammonia, NCERT likhche, to produce carbon dioxide plus water and other substances ... NCERT लिख रहा है इसको, NCERT इसको लिख रहा है। अब जरा देखिए ध्यान से, तो ये सुपरहीटेड स्टीम जो बना था वो स्प्लिट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रे एंड कॉस्मिक रे, তাই তো, एंड दैट स्प्लिट टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। এবারে যে অক্সিজেনটা এলো, অক্সিজেন अगेन वेंट इनटू कॉम्बिनेशन विद मिथेन एंड अमोनिया टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एट द सेम टाइम अदर सब्सटेंसेस। एनसीईआरटी তে লেখা আছে, ভালো করে শোনো। তার মানে দেখা গেল this available hydrogen remained free, this was in free state, but this oxygen went into combination, তাই না?
went into combination. তাই তো রে? So this oxygen went into combination and the hydrogen remained in free state. And due to the presence of hydrogen in the free state, that the primitive atmosphere was considered to be reducing. এই যে hydrogen free state এ থাকলো, this is the reason to the assertion that the primitive atmosphere was reducing. বুঝতে পারলাম এটা? Why primitive atmosphere was reducing? Due to the presence of available free hydrogen. ঠিক? এই যে এইখানেই হাইড্রোজেন ফর্ম লেটার, বুঝতে পারছো? So anyway, the primitive atmosphere was reducing. এবার দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়াটার এখানে তৈরি হয়েছিল. This water, as temperature further decreased, temperature जैसे थोड़ा decrease किया, then what happened was this water condensed to form the water of, एक second, to form the water of ocean, rivers, seas, etc. এটা হলো এই অবধি. And then what happened was, third stage আসছে formation of complex molecules. और ये फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है, इसमें क्या होगा, अर्ली मॉलिक्यूल्स खुद एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोजन बेसिस बनाएगा, अमाइनो एसिड्स बनाएगा. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, नाइट्रोजन बेसिस बनाएगा, अमाइनो एसिड बनाएगा, फैटी एसिड्स बनाएंगे, है ना? देखो एनसीईआरटी लिखा আছে না, पिगमेंट्स बनाएगा, पिगमेंट्स एंड फैट्स लिखा আছে না, নিচের দিকে দেখো, পেয়েছো? নিচ থেকে দেখো 7-8 লাইন উপরে যাও, you will get that. পেয়েছো? কি লেখা আছে বলো? লেখা আছে তো? So all these substances, है ना, nitrogen bases, amino acids, sugars, है ना, pigments and fats, all these substances were formed, and these substances actually got dissolved in the water of ocean, rivers, seas, etc. বুঝতে পারলে? So ये जो हो गया, this resulted in the formation of prebiotic soup or the protobiotic soup or the broth. এইটাই হলো resulted in the formation of, therefore the formation of prebiotic soup. যেটা আরেকটা নাম হচ্ছে protobiotic soup or the broth. So prebiotic soup or the protobiotic soup or the broth. এই এখানে গিয়ে তোমার ফরমেশনটা দেখা গেল, when it got dissolved in the water of the condensed water of the rivers, oceans and seas. And thereafter যখন এটা তৈরি হয়ে গেল, then it was experimentally proved. পরে দেখা গেল this was experimentally proved by মিলার. পুরো নাম স্ট্যানলি মিলার. কেউ বলবে না তোমরা মিলার এন্ড ইউরে, ডোন্ট সে ইট মিলার এন্ড ইউরে. হ্যারল্ড ইউরে ওনার নাম, but actually the experiment was conducted by Stanley Miller in the laboratory of his teacher who was Harold Urey. So कोई इसको मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इसको केवल मिलर्स एक्सपेरिमेंट कहा है. So we will go with Miller's experiment only, है ना? तो इसके रेफरेंस में इसका जो प्रूव है, that was through Miller's experiment. ताई तो Miller's experiment, and his name was Stanley Miller. तो Miller's experiment में क्या था? Actually, what were the raw materials? 2 flasks. One was a 500 ml flask, one was a 5 liter flask. ताई तो there were 2 flasks. কি requirement ছিল মাথায় রাখতে হবে? 2 flasks. One is a 5 liter flask. One is a 500 ml flask. 2 flask. Number 2, tungsten electrodes, है ना? Tungsten electrodes. Tungsten symbol কি রে? W. কেন? Wolfram.
তো টাংস্টেন, হ্যাঁ, টু ফ্লাস্কস, টেম্পারেচার কত হলো, ইলেকট্রিক স্পার্ক জেনারেট করা হলো টু ক্রিয়েট এ টেম্পারেচার অফ 800 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাই তো, টু ক্রিয়েট এ টেম্পারেচার অফ 800 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ইম্পর্টেন্ট है। নাম্বার 4 আর কি ছিল, ইন দ্য লার্জ ফ্লাস্ক, ইন দ্য 5 লিটার ফ্লাস্ক কি নেওয়া হয়েছিল, ইন দ্য 5 লিটার ফ্লাস্ক, রাউন্ড বটম ফ্লাস্ক ছিল তো, সো ইন দ্য 5 লিটার রাউন্ড বটম ফ্লাস্ক क्या लिया गया था, व्हाट वाज टेकन, किरे, मीथेन is to ammonia is to hydrogen is to water vapor। वाटर वेपर रेशियो और वैल्यू नहीं, एनसीईआरटी में किसी का वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 2:1:2, ताई तो, लेकिन वाटर वेपर का कोई वैल्यू नहीं था। और टेम्परेचर इज 800 डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट किया गया, देन व्हाट हैपेंड वाज इसको क्लोज किया गया था इस तरह से, एंड देन इसको फिर से एक और फ्लास्क के अंदर दिया गया, एक और फ्लास्क के अंदर दिया गया, which was a 500 ml flask, और जिसमें what was found was the turbid red liquid, है ना, this is called the turbid red liquid। एंड कैसे आया ये, क्योंकि इधर रेडिएटिंग फिन्स था, है ना, रेडिएटिंग पाइप्स था टू कंडेंस, दिस वाज द कंडेंसर, तो ये कंडेंसर था, एंड देयरफॉर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कंडेंसर व्हाट हैपेंड वाज इट गॉट कंडेंस्ड टू फॉर्म द टर्बिड रेड लिक्विड, যেটাকে আমরা বলি, হ্যাঁ, तो दैट इज द ब्रॉथ। और ये टर्बिड रेड लिक्विड एज डिस्कवर्ड बाय, के করেছিল एक्सपेरिमेंट, स्टैनली मिलर। सो मिलर को क्या मिला था टर्बिड रेड लिक्विड में, what did Miller find, amino acids, amino acids only, অ্যামাইনো অ্যাসিডস অনলি। হ্যাঁ, জয়ন্ত লিখেছে এক্সপ্যানশন, তখন দেখতে পাইনি, তুই মুখে বলবি তাহলে তো শুনতে পাবো, এত সব সময় এটা দেখতে পাচ্ছি না, না, অ্যামাইনো অ্যাসিডস ओनली, याद रखिएगा। अच्छा, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बताइए, कौन कौन सा अमाइनो एसिड था, बस वेरी गुड, यही 3, ग्लाइसिन। अच्छा, मिलर क्या मिला था मिलर को, अमाइनो एसिड्स ओनली, और उसमें सीक्वेंस में आएगा ग्लाइसिन, एलानिन एंड एस्पर्टिक एसिड, एकदम ठीक, ठीक है, डन हो गया। अब इसके बाद अदर सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड, प्रूव द प्रेजेंस ऑफ, शोड द प्रेजेंस ऑफ की सब्सटेंसेस छिलो, बोलो, नाइट्रोजन शुगर्स, नाइट्रोजन बेसेस, फैट्स, पिगमेंट्स एंड फैट्स, ये तो लेखा छिलो एनसीईआरटी ते। अदर सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स दैट वर कंडक्टेड बाय अदर साइंटिस्ट, नॉट बाय मिलर। तो अदर सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड, ওই লাইনটা इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ और एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, when a meteor was analyzed, একটা meteor যখন পৃথিবীতে এসেছিল, when that meteor was chemically analyzed, it was found that similar substances were found inside the meteor by the chemical analysis of the meteor, which showed, NCERT line হচ্ছে, that similar life forms existed elsewhere in space। কোন পাতা খুলেছিস, দেখছিস তো, হ্যাঁ, ওইখানে 127 লেখা আছে, হ্যাঁ, 111 নতুন বই, similar life forms existed, similar forms of life existed elsewhere in space, লেখা আছে না এই কথাটা। So that is the reason to the assertion, যে meteorite analysis of a meteorite showed the presence of these substances, এটা যদি assertion হয়, उसका reason होगा वो similar life forms existed elsewhere in space। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, am I clear? तो ये समझ में आना चाहिए किस जगह से कहां से सवाल पूछा जाएगा और उसको किस तरह से आपको एनालाइज करके आंसर करना है। तो अब देखिए, इतना तक मैंने जो कहा, इसमें टोटल 126 और 127 खत्म हो गया। लास्ट में केवल 127 का लास्ट सेंटेंस अभी तक नहीं पढ़ाया मैंने, वो पढ़ाएंगे, अभी तक नहीं पढ़ाया, वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसीलिए। लेकिन ये जो डिस्कशन है, देखो, ये जो मैंने बोला था, अभी मत फॉलो करो, अभी आप फॉलो कर सकते हो, द टोटल थिंग हैज बीन डन। और जो एक क्वेश्चन जो अभी पढ़ो तो कह रहा था गैलेक्सी का फॉर्मेशन के बारे में, अगर हाइड्रोजन हीलियम से गैलेक्सी बना है, वो वाला सेंटेंस एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट आप आंसर कर देना। गॉट माय पॉइंट? अगर वो सेंटेंस पूछा गया तो वो सेंटेंस आप कॉपी पेस्ट याद रखना। বুঝতে পেরেছো? কোনো কোয়েশ্চেন আটকানোর কথা না, ভগবান কেউ থাকলে একটা কোয়েশ্চেন আটকাবে না। कोई भी सवाल बना है पैन इंडिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप देखिए, अभी इसके बाद और एक स्टेप है, ये तो प्रूव हो गया कि हॉट डाइल्यूट सूप बना था। अब हॉट डाइल्यूट सूप जो बना था, उस हॉट डाइल्यूट सूप के बाद क्या कहते हैं इसको, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बाद जो आएगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स। नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन है माय डियर, उसमें क्या है, जैसे कि मोनोसैकेराइड, शुगर बना था, आपको पता ही है, तो मोनोसैकेराइड्स का पॉलीमराइजेशन होगा,
पॉलीमराइजेशन होगा, होके पॉलीसैकेराइड्स बनेंगे। वेरी मच इन द सेम वे अमाइनो एसिड्स बना था, पॉलीमराइजेशन करो, इट विल गिव यू पॉलीपेप्टाइड्स, है तो रे, इट विल गिव यू पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट তুমি দেখো কি বলে ওটাকে জানো, নাইট্রোজেন বেসেস প্লাস পেন্টোজ সুগার, মানে সুগার তো ছিলই, সো পেন্টোজ সুগার हम लोग अगर कंसीडर करे, এটা কি নাইট্রোজেন বেসেস পেন্টোজ সুগার আর তার সাথে ফসফেট যদি আমরা कंसीडर করি, व्हाट विल इट गिव? इट्स अ न्यूक्लियोटाइड, और यही न्यूक्लियोटाइड का अगर पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा किरे, तो इट विल गिव यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना, दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड इनिशियली द फर्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म्ड इज आरएनए, वी कॉल द आरएनए वर्ल्ड, आपको पता है बहुत अच्छी तरह से। एंड द फर्स्ट रिएक्शन दैट हैपेंड, दैट वाज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज डीएनए जो बना था वो आरएनए से बना था। द फर्स्ट रिएक्शन इन नेचर that happened was a reverse transcription, which is also called teminism, তাই তো? তাহলে এই যে আরএনএ ফর্মেশন এর ফার্স্ট পলিনিউক্লিওটাইড that was formed was an RNA, we call it RNA world। তারপরে আর কি আছে? ফ্যাটি অ্যাসিডস, फैटी एसिड भी था ना, फैटी एसिड भी बना था, उसके साथ ग्लिसरॉल, तो इसमें क्या बनेगा? लिपिड्स। तो these were the complex macromolecules that were formed, এবারে এই কমপ্লেক্স মলিকিউলস, ম্যাক্রোমলিকিউলস, এখানে এই অবধি আপ টু দিস, হোয়াট এভার আই ডিড 1 2 3 and 4, all up to this is chemical evolution, up to this is chemical evolution। এরে বাবা, up to this is chemical evolution, ठीक है? हाँ, तो क्या कह रहे थे? हाँ, तो अब केमिकल एवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स तक आया। अब इसके बाद आएगा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो अच्छा, इसका फोटो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर आप लोगों को चाहिए तो। इसी से आएगा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। और अगर इसी से बायोलॉजिकल एवोल्यूशन आया माय डियर स्टूडेंट, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि केमिकल एवोल्यूशन से बायोलॉजिकल एवोल्यूशन आया, तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप है माय डियर, ध्यान से सुनिएगा, ऑल दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल्स existed as colloidal aggregates, and that colloidal aggregate का चार्ज क्या होगा? Negatively charged, because RNA present, মানে phosphate আছে PO4 3-, so it's a negatively charged colloidal aggregates, বুঝতে পেরেছো? So it's a negative, a protein also negatively charged, so these are negatively charged colloidal aggregates। So this negatively charged colloidal aggregates are together considered to be quaservates, and that is the first form of life that was formed on earth 4 billion years ago। বুঝতে পারলে কি বললাম? তো এই যে কেমিক্যাল এভলিউশন থেকে বায়োলজিক্যাল এভলিউশন স্টার্ট হচ্ছে, সো ইফ আই কনসিডার দ্য নেক্সট স্টেপ টু বি দি বায়োলজিক্যাল এভলিউশন, তো उसमें क्या आएगा? একটু ইরেজ করছি। तो प्लीज अच्छा, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन अगर शुरू करते हो आप, द नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल एग्रीगेट्स, माने these colloids formed negatively charged aggregates, है ना? And these are called the quaservates, और यही जो quaservate है, this is the first form of life that existed on earth, अच्छा, who termed quaservate? किसने टर्म किया था? This was 4 billion. Oparin, very good. 4 billion years ago. This is Oparin, termed by Oparin। और यही नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल एग्रीगेट्स को अगर हम लोग कंसीडर करा, ध्यान दीजिएगा, इफ दिस नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल एग्रीगेट्स को हमने कंसीडर करा, तो इसी में इसको अगर एक फॉस्फोलिपिड लेयर से कवर किया जाएगा, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सोप बबल, তাই না? এটাকে বলা হয় মাইক্রোস্ফিয়ার, তাই না? दिस इज द फॉस्फोलिपिड लेयर, उसको कवर किया है। सो दिस वन इज कॉल्ड माइक्रोस्फियर और द वेसिकल। माइक्रोस्फियर ये नाम दिया गया था, दिस वाज गिवन बाय सिडनी फॉक्स,
or it is also called vesicle, VESCILE. প্রি কোভিড টাইম, এবার খেয়াল থাকে জানো 2019 এলেনে যে মডিউল ছিল জবরদস্ত, ভেসিকল লেখা আছে ওখানে। দিস ওয়াজ গিভেন বাই ডিমার। ইউ নেভার নো, প্রি কোভিড টাইম যদি সত্যি প্রি কোভিড টাইম মতো পেপার হয়, কাট অফ ইজ গোয়িং টু বি লো, জেনে রেখে দাও। এনিওয়ে, তো প্রত্যেকটা প্রি কোভিড টাইমের পেপার তুমি উঠিয়ে দেখো, সেখানে অন্তত 5-6খানা কোয়েশ্চেন থাকবে যেগুলো এনসিইআরটির সাথে কানেক্টেড কোয়েশ্চেন, কিন্তু ডাইরেক্ট এনসিইআরটি লাইন নয়। 2019এও আছে, তো খেয়াল রাখতে হবে এগুলো। আচ্ছা, মাইক্রোস্ফিয়ার আর ভেসিকল, ঠিক আছে, এগুলোকে প্রি সেলস বা প্রোটো সেলস বলা হতো। from there originated what? The first cellular form of life. এখান থেকে যেটা অরিজিনেট করলো, সরি, এখান থেকে অরিজিনেট করলো ভাইরাস, ভাইরয়েড, প্রায়ন্স। এইটা এনসিআর, এটা হলো ফার্স্ট নন লিভিং ফর্ম অফ লাইফ। ফার্স্ট নন লিভিং ফর্ম, না কি লেখাটা, নন সেলুলার ফর্ম অফ লাইফ। দিস ইজ দ্য স্টেটমেंट इन एनसीईआरटी, है ना, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। किंतु मजा होच्छे एनसीईआरटी में लिखा नहीं है वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स। एनसीईआरटी में पेज नंबर 127 का लास्ट लाइन देखिएगा, उसपे क्या लिखा हुआ है? आरएनए, किरे, प्रोटीन्स, বল, পলিস্যাকারাইডস, হয়ে গেছে। এটসেট্রাটা কে বলবে? লেখা আছে না এটসেট্রা? বলছিস না কেন? আমার ক্লাস বেটা, এটসেট্রা আছে তো লেখা, বললি না কেন? পড়তে ইচ্ছে করে না ওটা? কেন বললাম কথাটা? Why did I say you this word? The reason is virus, viroid, prions. अब देखिए वायरॉइड अगर होगा तो आरएनए, है ना, तो प्रिमिटिव वायरस अगर कंसीडर करेंगे तो आरएनए वायरस ही होगा, बिकॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए। वायरॉइड, वायरॉइड में क्या है? विदाउट द प्रोटीन कोट, एंड द जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, दैट इज वायरॉइड। के नाम दिएছিল? वायरॉइड। এই অনলাইন স্টুডেন্ট, ডাইনার। পুরো নাম বলবি নাকি তোর নাম কি শুরু? মুখোপাধ্যায় বলবো, চট্টোপাধ্যায় বলবো? টিওডাইনার। ডেট বল। স্যার 1932 if I'm not wrong। 32 আমি জন্মেছিলাম। দেখ 1971 লেখা আছে, এনসিইআরটি ভলিউম 1 পেজ নাম্বার 27। এনিওয়ে, ভাইরয়েড হলো প্রায়ন্স কি জিনিস? মিসফোল্ডেড প্রোটিনস, ঠিক আছে, ওই জন্য এটসেট্রা শুড বি देयर। তারপরে ভাইরাসও তো এসছে, ডিএনএ ভাইরাসও তো এসছে তারপরে, তাহলে কেন বলবো না? ওই জন্য এটসেট্রা লেখা আছে ওখানে, বুঝতে পেরেছো? সো फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कब एस्के? 3 बिलियन ईयर्स अगो, ये तो आपको पता ही है ना बेटा। इसके बाद क्या आएगा? अब आएगा फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जेटा होच्छे मोनेरा, बैक्टीरियाज आएगा, समझे ना। और ये जो बैक्टीरियाज आया, दिस बैक्टीरिया में सबसे पहले क्या आएगा? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। उसके बाद आएगा কেমোঅটোট্রফস, তারপরে फोटोऑटोट्रॉफ्स। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का, क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में मिलेगा, आपको आज ही सॉल्व कर लेना। फोटोऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स। अब जब फोटोऑटोट्रॉफ्स आएंगे, फोटोऑटोट्रॉफ्स में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, তাই তো? এইখানে এসে ফটোসিনথেসিস, और এখানে এসে ফটোসিনথেসিস হওয়া মানে তোমার অক্সিজেন ইভলিউশন होगा, তাই তো? ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा, और ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा मतलब क्या होगा? दो चीज होगा। नंबर 1, ऑक्सीजन इवॉल्व करने से दो चीज होगा। नंबर 1, ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ नेसेंट ऑक्सीजन टू गिव यू ओजोन, एंड देयरफॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। और डायरेक्टली ओजोन लेयर যেটা এনসিইআরটি তে লেখা আছে ওরকম ভাবে হয় না, তো डायरेक्टली ओजोन लेयर ওরকম ভাবে হয় না, বাট ऑक्सीजन कंबाइन विथ नेसेंट ऑक्सीजन टू गिव यू ओजोन, तो द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन लेयर, द टेम्परेचर डिक्रीज्ड। ओजोन लेयर जैसे ही बनेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? रिसेंट टेम्परेचर। रिसेंट टेम्परेचर মানে অ্যাপ্রক্সিমেট 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি আমি ধরে চলি। এন্ড নাম্বার 2 হয়ে গেল তোমার অক্সিডাইজিং এটমॉस्फेयर। द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग, बट अभी ऑक्सीजन जब इवॉल्व किया तो ऑक्सीजन फ्री स्टेट में इवॉल्व किया, तो दैट इज ऑक्सीडाइजिंग। এখন का रिसेंट एटमॉस्फेयर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। दिस इज कॉल्ड द रिसेंट एटमॉस्फेयर। और इससे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द रेट ऑफ एवोल्यूशन, रिमेंबर दिस, द रेट ऑफ एवोल्यूशन is more in case of primitive atmosphere than recent atmosphere. Remember, in a reducing atmosphere, the rate of evolution was more than in an oxidizing atmosphere. এটা জেনে রাখো, বুঝতে পারছো? So primitive atmosphere, rate of evolution के बारे में अगर बात करें, rate of evolution है ना, is greater, but is more
in primitive, in reducing or primitive atmosphere, in reducing atmosphere, chalo, in reducing atmosphere than oxidizing. That underlying কোনো reason আছে? রিজন না, it has been observed. তোমাকে এখনো যদি তোমাকে কোনো একটা এভলিউশনে করানো হয় যেখানে অ্যাটমসফিয়ার মানে কন্ডিশনটাকে রিডিউসিং করে তুমি করবে, দেখবে ইভলিউশন ফাস্টার হবে। এবং it has been observed যে over the period of time the faster evolution occurred in the earth when it was reducing. ওই জন্য এটা একটা অবজারভেশন। আবার এনসিইআরটি লাইনে চলে যাও, পেজ নাম্বার 128 কিংবা 112 নতুন বই, তো ওখানে দেখবে अगेन কনজেকচার থিওরির কথা বলা আছে এবং একটা সেন্টেন্স লেখা আছে যেটা ভুল। অ্যালেনের ইন্টারনাল এক্সামিনেশনে ওটাকে ওইটাই লিখলে নম্বর পাবে, কিন্তু নিটে যখন কোশ্চেন আসবে ওটা ভুল লেখা আছে স্টেটমেন্টটা। ভালো করে দেখ, একটা সেন্টেন্স লেখা আছে, এই প্যারাগ্রাফটা পড় জোরে। বাহ, তারপর এই লাইন, দিস ভার্সন অফ, এ লেখা আছে, পাশে একটা গ্যাপ দিয়ে বায়োজেনেসিস আছে, দেখতে পাচ্ছ? দুটোকে জুড়ে দাও। অ্যাবসলিউটলি, পড়ো, লাইনটা পড়ো, তাহলে বুঝতে পারবে। ফ্রম নন লিভিং মলিকিউলস, তাহলে সেটা এবায়োজেনেসিস হলো। তো সেটা কি বায়োজেনেসিস? আর তুমি সেন্টেন্সটাও ম্যাচ, গ্রামার ম্যাচ করাতে পারবে না যদি এ আর বায়োজেনেসিসকে গ্যাপ দাও। এই লাইনটা আমরা দেখি না, কিন্তু এটা ভুল। দ্য ফার্স্ট, ওটা হবে এ আর বায়োজেনেসিসকে জুড়ে দেবে, বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে, তো অরিজিন অফ আর্থ কমপ্লিট, অরিজিন অফ লাইফ ইজ ডান। কালকে আমরা এভিডেন্স অফ এভলিউশন, কাল না পরশুদিন থেকে এভিডেন্স অফ এভলিউশন স্টার্ট করবো, বুঝতে পেরেছো? পড়াশোনা করে আসবে, যেটা পড়ালাম সেটা পড়ে আসবে, এবং আজকে গিয়েই ओरिजिन ऑफ लाइफ का जितने भी सवाल है सब निपटा देना, एक भी रखना नहीं। স্যার একটা কোশ্চেন করবো? हाजी স্যার একটা কোশ্চেন করবো? হ্যাঁ, যেটা আপনি বললেন দিস অবজারভেশন, এটা বললেন দিস ইজ অবজারভেশন, দিস ইজ দেয়ার ইজ নাথিং রিজন ফর দ্যাট। তাহলে স্যার যেটা যখন ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করছে, আর্থ কুলিংটাও তো অবজারভেশনই হবে, তাই তো? হ্যাঁ, সবই অবজারভেশন রে। কনজেকচার থিওরি এন্ড অবজারভেশন লেখাই তো আছে, এগুলোর কোনো ডকুমেন্টেড প্রুফ নেই, মানে ডকুমেন্টেড মানে অবজারভেশন থেকে প্রুফ বানানো হয়েছে, বাট দিস হ্যাভ নো ডকুমেন্টেড এভিডেন্সেস। ওই জন্য এনসিআরটি তো প্রথমেই লিখে দিয়েছে, ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে তো মেনশন করেই দিয়েছে এটা। যেটা যেটা আমরা পড়লাম, যে এখান থেকে আমি আরেকটা জিনিস পড়াইনি, যেটা হচ্ছে তোমার এন্ডোসিম্বায়োটিক থিওরি। তো এন্ডোসিম্বায়োটিক থিওরিও তো অবজারভেশন, মানে কনজেকচার থিওরি, যেখান থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া অরিজিনেট করেছে, ক্লোরোপ্লাস্ট অরিজিনেট করেছে। যার জন্য তুমি মাইটোকন্ড্রিয়া কি বলো? ব্যাকটেরিয়ান এন্ডোসিম্বায়ান্ট। এই যে ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়েছিল, ফার্স্ট ইট ওয়াজ অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া, তারপরে সে এনগালফ করলো এরোবিক ব্যাকটেরিয়াকে। তাহলে অ্যানারোবিকের ভেতরে এরোবিক, তাহলে দুজনের দুটো মেমব্রেন, তার ডাবল মেমব্রেনাস অর্গানিজম এলো, সেটা মাল্টিপ্লাই করে আলটিমেটলি তৈরি করলো মাইটোকন্ড্রিয়া। মাইটোকন্ড্রিয়া অরিজিনেটেড ইভেন বিফোর দি অরিজিন অফ দি সেল, বুঝতে পেরেছো? সো মাইটোকন্ড্রিয়া ওয়াজ কল্ড দি ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোসিম্বায়ন্ট, ওই জন্যই তো। এন্ড অ্যানারোবিক আর এরোবিক সিম্বায়োসিস করছিল, এন্ড দেয়ারফর মাইটোকন্ড্রিয়া, দেয়ারআফটার মাইটোকন্ড্রিয়া এনগালফড ব্লু গ্রিন অ্যালগি, ब्लू ग्रीन एल्गी থেকে क्लोरोफिल पेलो, देन ओरिजिनेटेड क्लोरोप्लास्ट्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का सिमिलरिटी है इन स्ट्रक्चर, आप देखोगे वेरी मच इन द। उसके बाद आया प्लास्टिड्स, और उसके बाद आया प्लांट सेल, उसके बाद आया एनिमल सेल। सो वहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं दैट द यूकैरियोट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। दैट इज द लास्ट सेंटेंस फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। पढ़ लेना बेटा इसको, और जितने भी क्वेश्चंस है ओरिजिन ऑफ लाइफ का निपटा देना, टाइम वेस्ट मत करना, समझे ना? उतना टाइम है नहीं अपन के पास। चलो, थैंक यू। এই পরমব্রত, জয়েন্দ্র, আমাদের সৃজিতা ম্যাডাম, আর কে কে আছে রে? আরেকজন কন্যা আছে, তার নামটা বুঝলাম না তো, কি নাম রে মা? শ্রীতমা স্যার। श्रीतोमा, यस सर। ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या डिस्कस किया? यस सर। आप लोगों से बाकी बातचीत करने का टाइम नहीं मिला, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, है ना? बाद में बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। रेगुलर क्लास कर लेना बेटा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे पढ़ाना है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एकदम, इसीलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे इस बैच में, लेकिन अभी शुरू कर दिया तो अभी चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।